नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। इस पूरे बीते हफ्ते एक चीज जो हुई वो तो पिछले हफ्ते भी, उसके पिछले हफ्ते भी हुई थी, वो है कि संसद नहीं चला। आरोप ये लगा कि सरकार ही संसद नहीं चलने दे रही है। खैर, यही अकेली चीज नहीं हुई पिछले हफ्ते। एक अदालत ने राहुल गांधी के एक पुराने बयान को देने के मामले में उनको दोषी पाया, दोषी करार भी दे दिया। अब इसके तहत क्या होता है कि अगर आपकी सजा 2 साल तक की है या 2 साल से ऊपर की है, 2 साल या उसके ऊपर, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। फिर आप अगर सांसद हों, आप एमएलसी हों, एमएलए हों, विधायक हों, आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इस चीज को लेकर के एक बार फिर से राजनीति गरमाई। कांग्रेस का यह कहना है कि भाई ये गांधी हैं, सावरकर नहीं, तो माफी नहीं मांगेंगे और जो भी परिणाम हो वो झेलने को तैयार है। तो राजनीति कांग्रेस की इस तरीके से सेट हुई 24 की। और वहां भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि क्योंकि आप इस तरीके के बयान दे रहे हैं, एक पूरे समुदाय को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आप ओबीसी के खिलाफ हैं, क्योंकि जिस समुदाय के बारे में आपने कोलार में जो स्पीच दी, आप ओबीसी विरोधी। तो मुकाबला में आज राहुल पर चले सब 24 की चाल। कौन जीत पाएगा ये मुकाबला, किसकी दाल गलेगी, और जो 2024 में जब वोटिंग होगी तो ये किसका मुद्दा लोगों में ज्यादा तूल पकड़ेगा। आइए शुरू करते हैं हमारा मुकाबला। राकेश कपूर जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, जयंत घोषाल जी भी वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। शहजाद पूनावाला प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। अंशुल अभिजीत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, आपका भी स्टूडियो में स्वागत है अंशुल। अश्विनी दुबे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। और डॉक्टर प्रकाश कुमार पटेल, आप सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दयाल सिंह कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले शुरू करना चाहता हूं अंशुल अभिजीत आपसे, आपका समय शुरू होता है अब। नहीं, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस मुल्क में कानून का निज़ाम है, संविधान का निज़ाम है। अगर कानून और संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं तो ये सत्ताधारी पार्टी, ये भाजपा, ये सरकार विपक्ष को बोलने नहीं देती और अभिव्यक्ति की आज़ादी बार बार छीनी जा रही है। मुख्य मुद्दा यही है। मुख्य मुद्दा अदालत का फैसला नहीं है। हम अदालत का आदर करते हैं, हमारे पास पूरे जो न्यायपालिका है उस पर पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा और जो भी कानूनी प्रावधान है वो अपने तरह हम उसका वो एक तरह से अपने मुकम्मल करेंगे, उसको अपने अंत तक ले जाएंगे। लेकिन जो पिछले 8 साल से हो रहा है, अभिव्यक्ति की आज़ादी जो छीनी जा रही है, जो निजता का हनन हो रहा है, वो मुख्य मुद्दा है। समाज में तनाव है, इस सरकार की वजह से, उनकी नीतियों की वजह से, उनकी हरकतों की वजह से एक समुदाय से दूसरे समुदाय से बैर फैलाना, नफरत फैलाना, ये और उसका सियासी फायदा उठाना, ये चाहते हैं कि ये सरकार करे। एक 22 साल की एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट से उनको डर लग जाता है और बेचैन हो जाते हैं और कहते हैं। अंशुल जी वापस आऊंगा आपके पास। 1 मिनट का समय खत्म हो गया है। शहजाद, देखिए, आज बात ना विक्टिम कार्ड की होनी चाहिए, ना इमोशनल कार्ड की होनी चाहिए, जजमेंट कार्ड और इस अपरिपक्व, तर्कहीन, क्रमशः अपराध करने वाले हैबिचुअल ऑफेंडर के रिपोर्ट कार्ड की होनी चाहिए। क्या कहा इसने चलिए मोदी जी को तो रोज गाली देते ही हैं, कहते हैं कब्र खुदेगी मोदी की, मोदी जी के पिता को भी नहीं छोड़ते, परंतु पूरे समाज, जो घांची समाज, ओबीसी समाज है, उसको एक प्रकार से चोर कहना। और ये कोर्ट ने कन्विक्ट किया, कोई सरकार ने तो कन्विक्ट किया नहीं। आपने सारे तर्क कोर्ट के सामने भी रखे, कोर्ट ने रिजेक्ट किया। क्या कोर्ट पर भरोसा नहीं रहा? आप अंबेडकर जी के संविधान को भी तहस नहस करोगे क्या? कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता कि मैं कोर्ट का केस जीतूं तब तो ठीक है, अगर मैं हार जाऊं तो बुरा है, अगर मैं चुनाव जीतूं तब तो लोकतंत्र कायम है, अगर चुनाव हारूं तो लोकतंत्र खत्म हो गया। और कौन कर रहा है बात लोकतंत्र की? वो लोग जो इमरजेंसी के डीएनए से निकले हुए हैं, जिन्होंने किशोर कुमार के गाने बंद करा दिए, जिन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी और सेंसरशिप इस प्रकार से लगाया। रामनाथ गोयनका का वो हमें एडिटोरियल आज भी याद है। और जिन लोगों ने जिस प्रकार से मजरू सुल्तानपुरी को भी गिरफ्तार कर दिया, जिनका काला इतिहास रहा प्रेस बिल से लेकर एंटी डेफेमेशन बिल लाने का, वो लोग बात कर रहे हैं। तो अपना इतिहास भी उनको छान के देख लेना चाहिए। और आखिरी बात नफरत की इन्होंने की। अरे भाई, नफरत की दुकान चलाने वाली 84 के दंगे और नरसंहार करके प्रधानमंत्री ने खड़े होकर कहा बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है, सज्जन कुमार को 34 वर्ष बचाने का काम किया। जगदीश टाइटलर को भारत जोड़ो यात्रा का ऑर्गेनाइजर बनाया, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस में उसको एक मुख्य भूमिका दी। तो वो लोग कम से कम बात ना करें। मुझे लगता है ये जैसे शैतान कुरान और गीता के पाठ पढ़ा है। अच्छा, ठीक। राकेश कपूर जी और जयंत घोषाल, आपका देखिए संकेत जी, मेरी राय में आज जो भारत की पॉलिटिक्स है उसमें जो नई सदी 2000 से शुरू हुई, उसका ये वाटरशेड मोमेंट है।
सवाल शहजाद या जो कांग्रेस के अंशुल जी हैं उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों का तो है ही, लेकिन हम बार बार जिस इमरजेंसी की बात करते हैं हम भूल जाते हैं कि इमरजेंसी किसने हटाई और क्यों हटाई। इमरजेंसी हमें उस पक्ष पर भी विचार करना चाहिए कि इंदिरा गांधी ने ये इमरजेंसी लगाई थी और इंदिरा गांधी ने ये इमरजेंसी हटाई और 1980 में वो दोबारा से फिर वापस आ गई। तो जो तर्क जो है, कुतर्क से तर्क को नहीं काटा जाना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, आज जो मुख्य सवाल है वो आज मुख्य सवाल लोकतंत्र का ही है। संसद चल रही है मगर ठप भी है। आप देखिए, जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब संसद गूंगी हो जाती है या ठप हो जाती है या ठप कर दी जाती है तो सड़कें आवारा हो जाती हैं। इस देश में इस समय देश की सड़कों पर जो अफवाहों का माहौल है उसे कौन दूर कर सकता है? और लोकतंत्र में अगर अफवाहें फैलती हैं तो ये सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र के लिए होता है। और आज सवाल लोकतंत्र का ही है, चाहे इसे कोई बीजेपी स्वीकार करे या ना करे। जी राकेश जी, वापस आऊंगा आपके पास। जयंत घोषाल जी, देखिए, हम मेन पॉइंट में जाना चाहता हूं क्योंकि 1 मिनट समय है, साइड स्टोरी में नहीं जाऊंगा। मेन स्टोरी आज तो इशू है राहुल गांधी जो बोले हैं और उसमें जुडिशियरी ने जो टिप्पणी किए हैं, जो वर्डिक्ट दिए हैं, उसमें उचित अनुचित संसद में हंगामा इशू है या राहुल गांधी जो बोले हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी जो मोदी फैमिली के बारे में, मुझे लगता है इसे मेजर टैक्टिकल मिस्टेक ऑल्सो। आप एक समुदाय के बारे में, मैं मान लीजिए मेरा नाम जयंत घोषाल है, आप कहेंगे कि जितने घोषाल है सब चोर है, तो उसमें इमीडिएटली इट्स ए मेजर लीगल इशू आ सकता है। तो आप राजनेता है, आप हाउ यू विल बी परसिव्ड। बीजेपी को तो बीजेपी का काम करना है। आप अमित शाह के दया में या मोदी जी के दया में तो संसद नहीं कर रहे हैं ना, तो आप ऐसे बातें क्यों करेंगे जिसमें वो कोर्ट तक जा सके और उसमें आप बेल लेके राजनीति करना चाहेंगे? ठीक। अश्विनी दुबे जी, देखिए, सेक्शन 499 500 बड़ा क्लियर ये है कि अगर किसी ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया जिससे एक समुदाय, व्यक्ति या किसी की भी भावना दूषित होती है या उसकी मानी हानि होती है तो अदालतें अपना कार्य करेंगी। और ये कोई ऐसा पॉलिटिकल मैटर नहीं है, ये मैटर इसमें है जिसमें 2019 से 2023 तक अदालत ने एविडेंसेस को देखा और ये जो इश्यूज आज आ रहे हैं, इन इश्यूज पर डिस्कशन किया। डिस्कशन करने के बाद जब एक समुदाय विशेष के खिलाफ बात, क्योंकि ये हम कह दें कि सारे वकील चोर हैं, सारे वकील फ्रॉड हैं या सारे फ्रॉड वकील हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने किसी इंडिविजुअल लॉयर को नहीं टारगेट किया, आपने पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया। तो इसी तरह से जो स्टेटमेंट है वो वेल विद इन सेक्शन 499 की जो डिफिनेशन है डिफेमेशन की, उसमें आता है। और अदालत ने एविडेंस देखने के बाद, एविडेंसेस को कंसीडर करने के बाद, वो भी किसके द्वारा, एक मोदी समुदाय के व्यक्ति के द्वारा पिटीशन डालने पर, और उसको डिस्क्वालीफाई। और ये कैसा समय आ गया है कि अदालतें किसी को कन्विक्ट करती हैं तो हम अदालतों को टारगेट करने लगते हैं। अदालतें जब जजमेंट देती हैं फेवरेबल तो हम कहते हैं आज तो सत्य की जीत हुई। और अदालतें लॉ को अगर अपहोल्ड करती हैं, रूल ऑफ लॉ को प्रिवेल करती हैं, तो हम कहते हैं कि सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को यहां पर होस्टेज बना लिया गया है। डॉक्टर पटेल। हाँ, मेरा सर मानना है कि राहुल गांधी 2004 से राजनीति कर रहे हैं। अब उनको युवा राजनीति की तो कहा नहीं जा सकता है, 2004 से राजनीति कर रहे हैं, 20 साल राजनीति करते हो गया है। लेकिन एज ए प्रोफेशन, जो हम लोग का प्रोफेशन है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हम लोग हैं, हम लोग देखते हैं कि उनमें पॉलिटिकल सेंस और सिविक सेंस दोनों की कमी दिखाई देती है। इसलिए दिखाई देती है कि जैसे सपोज करिए कि कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती है कि टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता है, तो क्या चोरी का धर्म होता है, चोरी का जात होती है या चोरी का सरनेम होता है? तो मैटर एक है, उनको अभी 2018 में भी बोला गया था कि आप चौकीदार चोर है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ऐसा बयान नहीं दीजिए और उन्होंने माफी भी मांगा था। फिर कभी बयान देने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो पीछे से जयराम रमेश जी बोलते हैं कि नहीं ये बयान मत दीजिए, ये आप फंस जाइएगा इसमें। तो एक 20 साल सीनियर पॉलिटिशियन जो 20 साल से राजनीति करता है, जिसका एक पॉलिटिकल लिगेसी भी है पूरा, उनको संसदीय परंपरा या एक भारतीय राजनीति का जो एक अपनी सभ्यता है या वो अपनी भावना है, शायद उसको अभी भी वो उस तरह से मैच्योर नहीं कर पाए हैं। खैर, मैं इसको दो तरह से देखता हूं। पॉलिटिकली ये जो बयान है उनका,
ये राहुल गांधी पॉलिटिकली डेफिसिट में इसमें नहीं है। बिल्कुल। वो जिसको एड्रेस करना चाहते हैं वो उसको एड्रेस कर उन्होंने रहे हैं। एड्रेस कर दिया है। लेकिन देखिए, इसी से जुड़ा एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे, देखिए कानूनी रूप से अब ये क्या आगे होगा इसमें, वो सब हमने अखबार में भी पढ़ा है। बड़े बड़े जो वकील हैं वो भी हमको बता रहे हैं कि क्या हो सकता है अदालतों में। लेकिन इसका राजनीतिक पहलू जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने राजनीतिक रूप से इसका लाभ उठाने की कोशिश की है और हमने वो पोजीशनिंग देख ली है सड़क पर होते हुए। लाभ होगा किसको, मुकाबला जारी रहेगा। तो मुकाबला के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। शहजाद, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरे हफ्ते हमलावर रही कि सरकार संसद में बोलने नहीं देती। संसद में अगर वो आए और बोलना चाहें तो फिर एक शर्त रख दी कि नहीं, पहले सॉरी बोलो। तो फिर ऐसे में आपने एक उन्हीं का पॉइंट साबित कर दिया जो वो विदेश में जाकर के कह के आए कि हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमारा माइक बंद कर दिया जाता है। दूसरी चीज, अगर इस मुद्दे की बात करें तो आपको नहीं लगता है कि अदालती कार्रवाई जो आगे चलेगी और जो पूरा होगी उससे पहले ही एक क्लियर पॉलिटिकल पोजीशंस ले ली गई हैं? एक कह रहा है पूरे ओबीसी समुदाय को आपने बदनाम कर दिया और दूसरा अपना कंपैरिजन सावरकर से कर रहा है। देखिए, ऐसा है, पहले तो संसद ठप करने के पीछे किसका हाथ है, मैं तस्वीर लेकर आया हूं। ये लगातार पार्लियामेंट में जब ओम बिरला जी आग्रह कर रहे थे कि सेशन चलने दिया जाए तो ऑपोजिशन वेल में उतर आया था, स्लोगनियरिंग कर रहा था। ट्यूसडे को 2 बार माननीय सभापति जी ने राज्यसभा के, उन्होंने 2 बार मीटिंग बुलाई, 11:30 बजे, 2:30 बजे। तो क्यों नहीं गए? कांग्रेस पार्टी की मंशा ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए हमेशा ईगो इज अबव इंस्टीट्यूशन, परिवार इज अबव पार्लियामेंट। और इसी के चलते विदेश में भी जाकर यूएस और यूरोप का हस्तक्षेप की मांग करना, उस पर अनअपोलोजेटिक रहना। ये बयान उन्होंने निकोलस बर्न्स के साथ भी एक इंटरव्यू में दिया था, यूएस एस्टैब्लिशमेंट को बोला था। मेरे पास उसका वीडियो भी है, मैं चलाकर सुना भी सकता हूं। बार बार इस प्रकार के वक्तव्य देना, कहना पुलवामा आतंकी हमला नहीं है, चीन हार्मनी चाहता है, और फिर उसके बाद आप पार्लियामेंट का ही प्लेटफॉर्म चाहते हैं, परंतु पार्लियामेंट की मर्यादा और गरिमा को रखना नहीं चाहते। दूसरी बात उन्होंने कही, आप जो कह रहे थे कि पोजीशंस, देखिए पोजीशन हमने नहीं लिया है। आप जाकर किसी भी ओबीसी समाज के, मोदी जो समुदाय से है, उनसे बात कीजिए। उनको बड़ी ठेस पहुंची है, उनको बड़े चोट पहुंची है कि ये ना ओबीसी समाज से आए हुए प्रधानमंत्री को ये रिस्पेक्ट देते हैं। पहली बार इस देश में एक फुल कार्यकाल का ओबीसी प्रधानमंत्री दूसरी बार चुनकर आया है। अब 40-45 वर्षों में इन्होंने तो कभी ठीक नहीं समझा ओबीसी प्रधानमंत्री बनाने के लिए, केवल उन्होंने वोट लिए। परंतु आज जब बनाए हैं तो उनके पूरे समाज को हमला करना, क्योंकि आप मोदी जी से नफरत करते हो। आपका जवाब। और एक लाइन, केवल एक लाइन, सावरकर जी के विषय में। देखिए, सावरकर जी के विषय में इंदिरा जी ने स्पष्ट एक लेटर लिखा था, स्टैंप भी निकाला था। पर मैं अंशुल जी से पूछना चाहूंगा, उद्धव ठाकरे जी राहुल गांधी की बात को सावरकर जी पर सही मानते हैं क्या? प्रधानमंत्री तो मर्यादा की बहुत बात करते हैं, प्रतिष्ठा की बात करते हैं। वो विदेश में जाते हैं और विपक्ष को एक तरह से नीचा दिखाते हैं, अनादर करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि विपक्ष को ये आसमान से तो नहीं टुकड़ा? वो भी आवाम के चुने हुए नुमाइंदे हैं। अगर उनके ऊपर प्रहार करेंगे तो प्रजातंत्र ये प्रहार नहीं है। उनको भी आके माफी मांगनी चाहिए कि पहले गंदगी थी, हम आए हैं गंदगी साफ करने। ये तो प्रधानमंत्री ने विदेश में जाके बोला है। देखिए, अभिव्यक्ति की ये जो आजादी है ये छीनी जा रही है। हमारे प्रजातंत्र पे जो हमला हो रहा है, हमारे जमहूरियत की सेहतमंदी पे जो सवाल उठ रहे हैं वो वाजिब है और हम बार बार उठाएंगे। अगर एक 22 साल की इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट को आप कहते हैं कि देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए वो खतरा है और उसको जेल में भेज देते हैं, सलाखों के पीछे भेज देते हैं, तो फिर ये अभिव्यक्ति की आजादी छीनी नहीं जा रही। आप बताइए कि हमारे प्रवक्ता को आप डीप्लेन कर देते हैं असम की पुलिस भेजकर, तो ये अभिव्यक्ति की आजादी छीनी नहीं जा रही। मैं राकेश जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको लगता है कि एक तरीके से कांग्रेस, दो तरीके हैं इसके देखने के, और यहां पर अगर आप लीगैलिटी छोड़ दें तो सिर्फ राजनीति की अगर बात करें तो दोनों ही पार्टियों ने बहुत ही कन्वीनियंटली अपनी अपनी राह पकड़ ली है। अब इसमें से एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि हम माफी नहीं मांगेंगे, देखो जो हम कह रहे थे वही हो रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी ने इसको ओबीसी से जोड़ दिया है। किसका संदेश ज्यादा प्रभावी है जमीन पर? जाहिर तौर पर इस समय कांग्रेस का पलड़ा ही भारी है। अगर आप देखें, कांग्रेस का भारी है, भारी है, निश्चित रूप से भारी होगा। ये बीजेपी गलतफहमी में है कि वो जो ये ओबीसी का बयानिया तैयार कर रहे हैं या इसका विमर्श तैयार कर रहे हैं वो जनता में पहुंच सकता है। बिल्कुल नहीं। आपने उत्तर प्रदेश का कभी दौरा किया है? वहां मोदी कौन होता है? मोदी जाति के लोग जो हैं वहां बनिए होते हैं, व्यापार करते हैं, बहुत बड़े बड़े सेठ हैं। राय बहादुर गुजरमल मोदी पंजाब के बनिए थे,
पटियाला से आए थे यहाँ, उन्होंने मोदी नगर बसाया। तो ये बात रहने दें, ये चलने वाला बयानिया नहीं है, ये खामख्वाली में जी रहे हैं इस समय कि ये बयानिया चल सकता है, बिल्कुल नहीं चलेगा। ओबीसी उत्तर प्रदेश में ये नहीं होता है जो आप बनाना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, दिखाने से जातियां नहीं बनती। पर राकेश जी, क्या कांग्रेस का मैसेज जाएगा लोगों में? जा रहा है नहीं, क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि आपने राफेल उठाया, आपने पेगासस उठाया और इसके बाद चुनावी जीतें हुई, ये बीजेपी का तर्क रहता है। निश्चित रूप से देखिए, चुनावी जीते क्या ऐसे में हिंडनबर्ग क्या जनता से जुड़ने वाला मुद्दा है? यहाँ पर मैं विश्लेषण नहीं कर सकता हूँ कि इतने कम समय में कि चुनावी जीते क्यों हुई, क्योंकि वो एक विमर्श ऐसा तैयार किया गया था राष्ट्रवाद का कि उसमें एक पूरा वर्ग जो था वो मोदी जी के साथ था। मोदी जी की लोकप्रियता में आज भी कमी नहीं है, मोदी जी आज भी लोकप्रिय हैं, लेकिन सवाल ये भाजपा पता नहीं किसके कहने से जो बयानियां उठा रही है ओबीसी का, इनको पता होना चाहिए पूरे देश में मोदी जाति का अर्थ क्या होता है। नंबर एक, इनको यही नहीं। रूसी मोदी कौन थे, पीलू मोदी कौन थे, ये क्या ओबीसी थे? बिल्कुल नहीं थे। तो लेकिन इसके साथ घोषाल बाबू एक सवाल में जोड़ना चाहता हूँ, नहीं, मैं जो आज का प्रमुख मुद्दा है। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान दे करके गए, वो लोकवाद का संविधान था, वो मानवतावाद का संविधान था। लेकिन आईपीसी, आज लग रहा है कि ये देश संविधान से नहीं आईपीसी से चल रहा है। आप जाइए, जो विमर्श जितना नीचे कर दिया गया, आईपीसी क्या 1861 का महारानी विक्टोरिया का निजाम हिंदुस्तान में पुख्ता करने के लिए बनाए गए, लेकिन पुराने कानूनों को समय समय पर इस्तेमाल सब राजनीतिक दलों ने किया। एक त्वरित इंटरवेंशन की आवश्यकता है, एक फैक्चुअल इंटरवेंशन पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। देखिए, जब आप सामाजिक मुद्दों पर विश्लेषण करते हैं तो सहूलियती विश्लेषण नहीं होना चाहिए। पीलू मोदी पारसी है, जैसे पूना वाला पारसी भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं। अब अगर इनका विश्लेषण ये है कि एक पारसी क्यों ओबीसी नहीं है, तो मतलब इनके समझ की और इनके सामाजिक दृष्टि। देखिए सर, मैं राकेश जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। संकेत जी, सहिष्णुता का पहला पैमाना, सहिष्णुता का पहला पैमाना हम अपनी अपनी बारी में बात करें। मैंने देखिए, एक सेकंड संकेत जी, ऐसी डिबेट मुझे लगा नहीं आज यहाँ पर। मुझे अपनी बात कहने का अधिकार मिले, संरक्षण मिले। सब लोग अपनी अपनी बात, एग्जैक्टली अपनी बात जल्दी से खत्म। देखिए, ये तू तड़ाक पे आपको मुझे नहीं लगता कि तू तड़ाक पे हमें उतर आना चाहिए। बात तो बहुत लंबी जा सकती है। मुझे लगता है कि सभ्यता और शालीनता के साथ आप जो है ना, संकेत जी, देखिए, मैं माफी चाहता हूं, मैं इस मुझे प्रकार की डिबेट का बीच में आना पड़ेगा। इसको एक सेकंड राकेश जी, एक एक करके आप अपनी बात कंक्लूड करें। बिल्कुल, 10 मैं अपनी बात बीच में नहीं बोलना चाहिए, बस मेरा इतना ही आग्रह है। ठीक है, मैं अपनी बात पूरी करता हूं। देखिए, तो जिनकी समझ ये है पीलू मोदी जो पारसी है वो ओबीसी है या नहीं है, तो मुझे उनको सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं। और जनता ने भी कांग्रेस को कितना सीरियसली लेने का काम किया है। अभी 3 चुनाव हुए भारत जोड़ो यात्रा के बाद, जहां पर इन्होंने 5वीं बार रिलॉन्च कराया था राहुल जी का। वहां पर अल्पसंख्यक और ट्राइबल समाज के लोग हैं, कितने लोगों ने समर्थन दिया। देखिए, मुझे लगता है एक सीरियस बात पर मैं कहना चाहता हूं कि ये बार 22 साल की एक्टिविस्ट, जरा अपना इतिहास खंगाल के तो देखो। 9000 लोगों पर एक दिन पे सेडिशन का केस लगाने वाली यूपीए की सरकार थी, तमिलनाडु में असीम त्रिवेदी के ऊपर सेडिशन केस लगाने वाली ये सरकार थी। जिस प्रकार से इन्होंने बीजी वर्गीज को हटा दिया था हिंदुस्तान टाइम्स से, आज तक हम लोग पढ़ते हैं। ये इस बहस में मुझे एक सेकंड, मुझे बीच में आना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इस तरीके की बहस करने लगे तो एक लंबी फहरिस्त लेकर के दोनों दल बैठ जाएंगे। मैं जयंत घोषाल मुद्दे पर रहते हैं। मेरा मुद्दा यह है कि 24 के लिए बिसात बिछाई और मुद्दे बहुत क्लियर हैं। दोनों पार्टी जो हैं वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रही हैं इस मुद्दे को लेकर के। मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ इतना है कि किसका संदेश ज्यादा स्पष्ट है जनता के बीच में। मैं किसी पार्टी के तरफ से तो नहीं बोल रहा हूं, मैं आपका पत्रकार हूं। हाँ। मेरा अपना निजी विश्लेषण है कि 2024 10 साल के बाद अगर आप कहेंगे कि बीजेपी का एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, लॉ ऑफ नेचर है। लेकिन जिस तरीके से 2014 के बाद 2019 में भी हम सोचे थे, और नरेंद्र मोदी क्या बीजेपी लीडरशिप क्या दिखाया, अभी भी हर चुनाव में राहुल गांधी जो डिस्कॉन्टेंट है आम जनता के मन में, अगर जनसंपर्क में उसमें असर हुआ है, उसके लिए भी संगठन का जरूरत होता है, उसके लिए भी प्रॉपर लीडरशिप। ऐसे जो लंदन विजिट हुई, जो जनसंपर्क अभियान का जो फायदा, वो भी लंदन विजिट ने 2-4 शब्द, 2-4 वाक्य, जैसे ये मोदी इशू, इट्स अ नॉन इशू, लेकिन नॉन इशू किसने तैयार किया?
आप बीजेपी को आलोचना करने के पहले सेल्फ क्रिटिसिज्म भी जरूरत है कि आजकल के जमाने में जिससे मीडिया एरा, हर चीज आपको परसेप्शन क्या होता है, इमीडिएटली परसिप्ड होता है, और सोशल मीडिया है, तो इसीलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जैसे मैं आपको सिर्फ एक मतलब मेरा पर्सनल इंटरव्यू देख रहे थे, राहुल गांधी जी से पूछा कि आप रोटी और चावल क्या पसंद करते हैं, और वो कह रहे हैं कि हम रोटी चावल दोनों पसंद नहीं करते, वो कार्बो है और वो मैं अवॉइड करता हूं। सच बोले हैं, ही इज ए ट्रूथफुल, अच्छे इंसान है, सच बोलना चाहिए। लेकिन इमीडिएटली आज के राजनीति में ही इज डिस्कनेक्टिंग द पीपल जो रोटी और चावल के आधार पर पूरा हिंदुस्तान में चल रहा है। तो यू हैव टू बी वेरी टैक्टफुल। ये टैक्टलेसनेस से बीजेपी को हराना, इसे लेवियाथन, आज लार्जेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड। जी डॉक्टर पटेल, मैं आपसे जानना चाहता हूं किसका संदेश, बात संदेश की हो रही है? संकेत, मेरे आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आप चुनावी माहौल बना लें, बात बना लें, लेकिन अगर आपको वो संगठन मजबूत नहीं होगा नीचे, तो वो बात वोट तक तब्दील नहीं होगी, यही कहना चाह रहे थे ना? हाँ, अंशतः मैं सहमत हूं सर से, लेकिन मेरा मानना है कि 2024 का जो चुनाव है, इसमें कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है। एक कांग्रेस खुद विपक्ष के बीच में अपने को एस्टेब्लिश करने के लिए लड़ रही है, वो मोदी से मुकाबला नहीं कर रही है। और मैं एक चीज और थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा कि राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि इन्होंने इसका एक ट्रेडिशन इनका रहा है। इनकी माता जी ने 2007 के चुनाव से पहले एक मौत का सौदागर अब ऐसे तो डॉक्टर पटेल आप देखें तो मैं बहुत सारे एक मिनट, नहीं मैं बात कर रहा हूं, मैं पॉलिटिकल से पहचाने जाते हैं, मैं पॉलिटिकल संकेत, मैं उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात कर रहा हूं, कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहा हूं। तो उस बयान से लगा था कि एंटी मोदी जो वोट है वो कांग्रेस की तरफ मोबिलाइज हो जाएगा, लेकिन उसका काउंटर मोबिलाइजेशन हुआ, उससे कांग्रेस को फर्जियत करा दिया था। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये देखता हूं इसको कि राहुल गांधी ने बयान, मेरे हिसाब से ये जो बयान उनका था मोदी वाला, जो उस पर जो कैश कर रही है कांग्रेस पार्टी, ये स्ट्रेटेजिक है। इससे राहुल गांधी जो संदेश देना चाहते थे वो संदेश दे चुके हैं। जो सावरकर वर्सेस गांधी का जो डिबेट ला रहे हैं बीच में, ये विपक्ष के बीच में अपने को एस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि कांग्रेस, एक मिनट बस, कांग्रेस पार्टी का एक ऐसे दोराहे पर कांग्रेस पार्टी खड़ी है। कांग्रेस पार्टी इसमें जाना जाती थी कि एक आला कमान संस्कृति के लिए, लेकिन आज देखने में ये आता है और देखा भी है हमने कि कांग्रेस जो चुनाव भी जीत रही है स्टेट में, वो स्टेट लीडरशिप के बल पे जीत रही है, या जहां पे अल्टरनेट होता है। और सेंट्रल लीडरशिप इतना कमजोर हो चुका है कि सेंट्रल लीडरशिप को उभारने के लिए एक विश्लेषण ये भी किया जाए अश्विनी जी कि क्या केंद्रीय सरकार इतनी छुई मुई हो गई है कि विदेश में कुछ बोल दिया या एक कोई बयान दे दिया, उसको इतना तूल पकड़ा दिया जाए या उसके बारे में इतनी चर्चा किया जाए? बहुत सारे ऐसे विश्लेषक हैं जिनका यह मानना है, अंग्रेजी में कहा जाता है थिन स्किन्ड, बहुत ही पतली चमड़ी की, बहुत ही छुई मुई की तरह की, मतलब हम आहत हो गए। सवाल संकेत जी सरकार का नहीं है, सवाल भारत देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और विदेश में क्या मैसेज जाता है उसका है। जितना बड़ा पद, जितना बड़ा व्यक्ति, उतनी ही जिम्मेदारी से उसको अपने शब्दों का चयन करना चाहिए। अभी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बात हो रही थी, बहुत सारे लोग संविधान सभा में थे 1950 में। क्षमा करिए, मैं 50 सेकंड, विदेश में जाके सब लोगों को करना चाहिए। मैंने फिर कहा जितना बड़ा पद उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी। 1950 पिछली सरकारों का विफलता भी नहीं गिनानी चाहिए। बाबा साहेब के संविधान की बात हो रही थी, संविधान की बात हो रही तो 1950 में संविधान में विचारों की स्वतंत्रता, विचार रखने की स्वतंत्रता बड़ी लड़ने के बाद मिला। 1951 में ही 19(2) जोड़ दिया गया, जिसमें यह कह दिया गया भारत की एकता, संप्रभुता, अखंडता। उसके साथ 19(2) में यह भी जोड़ दिया मानहानि, उसके बाद यह भी जोड़ दिया अपने शब्दों का सही चयन, उसके बाद यह भी जोड़ दिया डिफेंस वगैरह। वो जो तमाम उसमें इलस्ट्रेशंस आए, उन इलस्ट्रेशंस का पालन कहां हुआ? पॉइंट 1। पॉइंट 2, जब कोई एजेंसी या कोई अदालत कोई जजमेंट देती है, किसी इंडिविजुअल को, भारत देश के एक नागरिक को बुलाती है, तो बजाय उस एजेंसी के पास जाकर सहयोग करने के तमाम जो समर्थक हैं, फॉलोअर्स हैं, सड़कों पर जाम लगाते हैं। ये कैसा ग्लोरिफिकेशन है उस अपराध का? हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? क्या हम एक व्यवस्था को ऐसी नई व्यवस्था? आपकी बात आपने रख दी राकेश जी, आपका जवाब, उसके बाद एक लीगल पॉइंट पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दल हैं राकेश जी जिनका यह भी कहना है कि ये डीक्रिमिनलाइज हो जाना चाहिए,
क्योंकि इसको एक औजार की तरह इस्तेमाल किया जाता है, डेफेमेशन। मैं लीगल पॉइंट पर जा रहा हाँ हूँ, जी। मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन जैसा वकील साहब ने फरमाया कि 1951 में संशोधन कर दिया गया उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो थी, और इनकी जानकारी के लिए मैं जितनी मुझे नॉलेज है, जितना मैंने पढ़ा है, बता देना चाहता हूँ। उसमें पहला संविधान में संशोधन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही किया गया, और पंडित नेहरू द्वारा किया गया। पंडित नेहरू ने जब यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संशोधन किया तो उसमें मुख्य था कि हिंसक विचार, हिंसा, चूंकि हिंसा पर प्रतिबंध है, पूरा हमारा संविधान जो है वो अहिंसा मूलक संविधान है। हिंसक विचार अगर कोई फैलाता है उस पर प्रतिबंध रहेगा, और उसके चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो इन्होंने अभी जो ये बात उठाई कि मूल सवाल फिर वहीं आता है कि हम भारत का जो संविधान है उसमें जी रहे हैं, या आईपीसी जो अंग्रेजों का बनाया हुआ 1861 का महारानी विक्टोरिया का यहाँ पे साम्राज्य पुख्ता करने के लिए, स्थापित करने के लिए जो कानून बनाए गए तो थे। राकेश जी, कानून तो अभी है, वही मैं कह रहा हूं, तो उनमें संशोधन, दिक्कत क्या हुई, जैसे आपने कहा था कि 60 साल कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन कांग्रेस ने भी इस तरफ नहीं सोचा, चूंकि जो भी सत्ता में आता है उसको ये सुविधा लाभान्वित हो करते जाती हैं। हाँ, है, सुविधा सुविधा हो पर। सेडिशन का मामला तो पंडित नेहरू के जमाने में भी उठा था, सेडिशन का मामला तो बाद में भी उठा था, लेकिन सेडिशन को हमने खत्म नहीं किया। और ये स्वयं अभिषेक मनु सिंघवी जो वकील हैं माने हुए देश के, उन्होंने ये स्वीकार किया था कि ऐसी गलती हुई है, क्योंकि सत्ता में पहुंचने पर हम उसका लाभ उठाने लगते हैं। तो ये हमें स्वीकार करना चाहिए। सवाल भाजपा और कांग्रेस का नहीं है, सवाल इस देश के लोकतंत्र का है, जो आज का प्रमुख मुद्दा है। अगर हम जैसा कि दादा कह रहे थे, राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, और जिस पर ये जो है 2 साल की जो अधिकतम सजा उनको दी गई है, उस बयान पर हम बात करें ना। उस बयान पर उन्होंने क्या कहा है, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि जो भी अपराधी होते हैं वो मोदी ही, उनका सरनेम मोदी ही क्यों होता है। उन्होंने सारे मोदियों को नहीं कहा, उन्होंने कहा उनका सरनेम मोदी ही क्यों होता है। और इसका वकील साहब बैठे हैं, ये इंटरप्रिटेशन करें, इसका क्या मतलब होता है। मेरा ये कहना है, क्योंकि एक अदालत ने इस पर फैसला सुना दिया है, और संसद में कार्रवाई है, संसद में उसके विश्लेषण से राकेश जी हम इसलिए बच रहे हैं क्योंकि ये मामला, क्या स्टेटमेंट, एक अदालत ने उनको दोषी करार दिया, अब ये ऊंची अदालत में जाएगा। इससे पहले कि शहजाद आपके पास बहुत सारे देखिए, कानून इतना नहीं है, कानून के ऊपर बहस हो सकती है, लेकिन कानून का जो दुरुपयोग हो रहा है उस पे हम बहस कर रहे हैं। जो यूएपीए लगाया जा रहा है, 124A लगाया जा रहा है, एनएसए लगाया जा रहा है। जब ये बात होगी तो ये बोला जाएगा कि आपकी सरकार में नहीं, तो अभी 8 साल से आप तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, जिस तरह से आस्ते आस्ते अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जा रही है। तो मौजूदा जो हालात हैं, जो समाज में तनाव है, एक तरफ तो आर्थिक स्थिति जो ध्वस्त हो चुकी है, जो विषमताएं, वो एक तरफ, समाज में तनाव जो फैलाया जा रहा है, जो नफरत फैलाई जा रही है दूसरी तरफ। और मेरे पास लंबी सूची है। अब जब गृह मंत्री जी ये कहते हैं कि कुछ लोग जो बांग्लादेश से आते हैं वो दीमक की तरह हैं, उनको बंगाल की खाड़ी में फेंक देना चाहिए, तो फिर क्या किस तरह का कानून अप्लाई होना चाहिए। अगर कोई कहता है कि गोली मारो, दूसरे कहते हैं कि नहीं अल्पसंख्यकों का बहिष्कार होना चाहिए, तो किस तरह का कानून लागू होना चाहिए। तो कानून जो अगर लागू होना चाहिए एक समान रूप से, समता से, समरसता से, वो भी तो लागू होना चाहिए। और ये जो हो रहा है यहाँ पर, मेरे पास इतने ज्यादा उदाहरण है कि यहाँ पर आप जाने कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो चलाते हैं तो निलंबित हो जाते हैं। शहजाद 4-5 बिंदु है, प्लीज मुझे जवाब देने का बिना हस्तक्षेप मौका दीजिए। मैं इनकी आखिरी बात से शुरू करता हूं। बीबीसी पर एक मात्र बार जब प्रतिबंध लगा इस देश में, इंदिरा गांधी की सरकार थी, और 75 में 40 सांसद कांग्रेस के खड़े होकर कह रहे थे 2 साल तक नहीं, पूरा ही इसको बंद कर दो बीबीसी को। तो और इनके समय पर आईटी सर्वे भी शुरू हुआ, पर अपनी बात ये भूल जाते हैं। अब आते हैं 124A यूएपीए पे। चिदम्बरम जी ने यूएपीए को ज्यादा मजबूत किया था, और सेडिशन के कानून के बारे में नेहरू जी ने कहा था, अश्विनी जी बैठे हैं, कि सेडिशन का कानून जो है वो हट जाना चाहिए। इनकी माता की सरकार आई, इनके पिताजी की सरकार आई, इनकी दादी की सरकार आई, हटा नहीं पाए। और इसके अलावा देखिए, मैंने संकेत जी ये तरीका नहीं है किसी भी डिबेट का। अब ये मेरा मौका है, 2 लोगों ने बोला, मैंने सुना, एक शब्द नहीं बोला। थैंक यू संकेत जी। न्याय भी होना चाहिए, न्याय भी होना चाहिए और दिखना भी चाहिए। ओम बिरला सा देखिए, ये इससे फ्लो टूटता है, इससे समय भी व्यर्थ होता है और बाकियों को भी मौका मिलता है। ये खत्म करें। देखिए, मेरे अनुशासन पालन करने का मेरी कमजोरी को ना समझे।
मैं अनुशासन पालन अब ये करता हूं, आप ही मेरी का समय कमजोरी है नहीं है। जिसमें आप ये बोल अब रहे मेरी बात एक के बाद एक मैं पूरी करूंगा। जहां तक सवाल है, यही यूएपीए और सेडिशन सबसे ज्यादा अगर कहीं लगा तो पंजाब की जब कांग्रेस की सरकार थी तब उसने लगाया, और मैंने अभी उदाहरण दिया है पिछले वक्तव्य में। अब दूसरी बात पे आते हैं। अब अंशुल जी ने बात की, सर मुझे प्लीज एक सेकंड, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। देखिए, ऐतिहासिक तथ्यों को भी हमें ठीक से रखना चाहिए। एनडीटीवी के प्लेटफॉर्म पे डिबेट हो रही है। राकेश जी ने जब बताया जो पहला अमेंडमेंट लाया गया था नेहरू जी के द्वारा, उनके ग्राउंड्स क्या थे मैं आपको बता देता हूं। उनके ग्राउंड्स केवल वो वायलेंस, हिंसक वायलेंस नहीं था, उसके अंदर ग्राउंड्स डिसेंसी, मोरालिटी, इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी भी डाला गया था, और इसीलिए इसको फर्स्ट चिलिंग इफेक्ट ऑन फ्री स्पीच कहा गया था। अगर हम ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़खानी करना चाहते हैं तो यह विश्लेषण मुझे लगता नहीं है सही है। अब मैं तीसरे और चौथे पॉइंट पे बड़े क्विकली आना चाहता हूं। आपने एक 2-3 उदाहरण गिनाए प्रधानमंत्री मोदी के वक्तव्य के। अंशुल जी ने कहा आपने जाकर विदेश में विपक्ष को बेइज्जत किया। मान लेते हैं ऑन रिकॉर्ड कि ये बेइज्जत किया, आई एम एग्रीइंग विद दैट। विपक्ष देश तो नहीं है। जो स्टेटमेंट मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो राहुल गांधी का वक्तव्य विदेशी हस्तक्षेप की मांग करते हुए था। उन्होंने वो वक्तव्य फिर 51 घंटे बाद चेंज किया कि नहीं, ये इंडिया का इंटरनल मामला है। और बाकी सब तो छोड़ो, ये मानेंगे नहीं। जॉर्ज सोरोस का ट्वीट तो प्रवीण चक्रवर्ती ने उसको आगे भी बढ़ाया था। उसके अलावा पाकिस्तान चले गए थे मणिशंकर अय्यर, वो भी फैक्ट है। पर ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट है निकोलस बर्न्स को, प्लीज सुनिए। the US establishment about what is happening in India. यूएस एस्टैब्लिशमेंट, मैं आगे भी 40 सेकंड का बाइट है, मैं वेस्ट नहीं करना चाहता हूं टाइम। उनका मोटा मोटा लबो लबाब यह है, यूएस एस्टैब्लिशमेंट क्या कर रहा है, इट इज अ प्रोफाउंड आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। पर यूएस क्यों कुछ नहीं कर रहा? भारत के मामले में देखिए, पंचादिक शतम, ये महाभारत का प्रसंग है। कौरव वर्सेस पांडव होता है तो 100 बनाम 5 होता है, परंतु जब विदेशी ताकत होती है तो हम 105 होते हैं। इसलिए वाजपेयी जी गए थे नरसिम्हा राव जी की सरकार में भारत का केस लड़ने के लिए। ये होता है। इंदिरा जी भी जब विदेश गई थी, उन्होंने कभी नहीं कहा कि भारत में ये सब हो रहा है। उनकी खुद के दादी ने ये कहा था। परंतु आज पंचादिक शतम नहीं, किस प्रकार से विदेशी धरती से हस्तक्षेप, और वो देश का जिसने हम पर 200 साल साम्राज्य राज्य किया, और वो देश का जिसपे आज भारत के मूल का व्यक्ति उनके लोकतंत्र का नेतृत्व कर रहा है। नहीं, बिल्कुल संकेत भाई, प्रधानमंत्री ने जब वो टेक्सास गए थे या कहां पर घूमते रहते हैं, उन्होंने कहा था कि अगली बार ट्रंप सरकार, तो किसने ये कहा था? ह्यूस्टन में कहा था अगली बार ट्रंप सरकार तो ये दूसरे की राजनीति में दखल देना है, तरफदारी है कि नहीं है। तो ये क्यों कहा था? और उसके फिर उनको माफी भी मांगनी चाहिए। बार बार प्रधानमंत्री जी विदेश जा रहे हैं और सिर्फ विपक्ष को नहीं, यहां की आवाम को के एक तरह प्रहार कर रहे हैं कि बदकिस्मती है कि यहां पैदा हुए, उन्होंने पहले पाप किए होंगे। तो ये तो उन्होंने कहा, तो माफी वो क्या मांगे? हम बार बार ये कह रहे हैं कि यहां पर कार्यपालिका का आतंक है। आप जरा ये सोचिए कि अगर 97% ईडी के केसेस विपक्ष के खिलाफ होते हैं तो जरा सा भी किसी के मन में शक नहीं होता, तो होगा शक। तो यही होता आ रहा है। आपको, आप जो ऑपोजिशन है उसको बोलने नहीं देते, संसद में हस्तक्षेप करते हैं, माइक ऑफ कर देते हैं। अगर हम बेरोजगारी पे बोले, कृषि कानून पे बोले, या किसी भी मुद्दे पे बोले, अडानी के मुद्दे पे बोले, देखिए ये सब मामला इसलिए हो रहा है क्योंकि अडानी को और प्रधानमंत्री और अडानी की जो साठगांठ है, जो मित्रता है, उसको छुपाने की कोशिश करी जा रही है। और यहां पर एक डाइवर्जनरी टैक्टिक है सरकार के हिसाब से कि किसी तरह और मुद्दों पे बात की जाए, माफी मांगने की बात की जाए, विदेश में क्या बोला था उसके है कि इसी वजह से राहुल गांधी को अंदर नहीं बोलने दिया जा रहा है कि वो बोलेंगे, वो फिर ये मुद्दे उठा देंगे। बिल्कुल बोलेंगे तो वही मुद्दे तो वही है हमारे। आपसे जानना चाहता हूं, आपको लगता है ये सरकार के लिए कैच 22 हो गई है कि अगर आप उनको इजाजत नहीं देते हैं बोलने को तो वो बाहर जाके बोलेंगे देखा मैं यही तो बोल के आया था, और अगर आप इजाजत दे देते हैं, मैं सरकार की बात कर रहा हूं, तो फिर वो अंदर जाकर के वही बोल देंगे जो आप सुनना नहीं चाहते। ऐसा है, मैं आपको इसी विषय पर बताना चाहता हूं 2-3 फैक्चुअल पॉइंट। ये माननीय खड़गे जी का 2 तारीख का वक्तव्य है, पीटीआई और हिंदू में छपा है। उन्होंने क्लियरली विपक्ष की ओर से मांग की थी, मैं पढ़कर सुनाऊंगा। कीपिंग पब्लिक इंटरेस्ट इन माइंड, कान खोल के सुनिएगा जरा। वी वांट अ थरो प्रोब इनटू द अडानी इशू आइदर बाय जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमिटी। सुप्रीम कोर्ट का कौन? इनकी नेता जया ठाकुर। सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग कर दी। क्या सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं है? और आज जब सुप्रीम कोर्ट, जो उनका एक गोल पोस्ट था, वहां पे आ गई है जांच, तो जेपीसी के नाम पर हल्ला कर रहे हैं। मैं अंशुल जी से एक ही सवाल पूछता हूं, इतने ही भ्रष्ट है तो इनकी राजस्थान में सरकार में प्रोजेक्ट है, इनकी छत्तीसगढ़ की सरकार के प्रोजेक्ट है, ममता दीदी की ताजपुर का पोर्ट का है, एक भी कैंसिल किया है? एक सेकेंड, एक प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति अगर कोई बिजनेस करता है, उसके खिलाफ आपके पास आज की तारीख में कोई प्रूफ नहीं है, पर आप उसके चरित्र को हनन करते हैं, पूरे भारत के एंटरप्रेन्योरियल सेक्टर को गाली देते हैं, वो ठीक है, और उसके खिलाफ और दूसरी बात विरोधाभास देखिए, अद्भुत विरोधाभास।
अभी ईडी को गरिया रहे थे सारे केसेस, हालांकि कोर्ट में जाते, कोर्ट से राहत नहीं मिलती, और सत्येंद्र जैन में तो ठीक है ईडी, मनीष सिसोदिया में ठीक है ईडी, पर ईडी अगर ईडी इतना ही कमजोर, इतना ही पपेट है, तो भाई अडानी के मामले में यही लोग मार्च लेकर ईडी के पास क्यों गए? मतलब कि ईडी की विश्वसनीयता है, ये तो आपने खुद स्वयं मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल यह है कि क्या सरकार अपने आप को कैश 22 में पाती है? भाई साहब, कि ऐसा है, बोलेंगे तो दिक्कत, ना बोलें तो संकेत जी अन्यथा मत लेना। राहुल गांधी सदन में बोले, बाहर बोले, हमारा ही फायदा होता है। राहुल गांधी जहां बोले हमारा फायदा होता है। हम उनको देखिए, एक बात मैं बोलूं, मैं क्योंकि कांग्रेसी रहा हूं, संकेत जी, एक कांग्रेसी रहा हूं, इसलिए एक बात बोल रहा हूं। आपने बोल दिया, एक मिनट मौका दीजिए ना संकेत भाई। वो कह रहे हैं कांग्रेसी रहे हैं। चलिए बोलिए आपको जब मैं थोड़ा सा कांग्रेस में था, इजाजत दे तब ये लोग कहते थे किसी तरीके से राहुल जी को चुप कराओ। ये बीजेपी वाले कभी नहीं बोलते थे, हमेशा कांग्रेस वाले ही बोलते थे चुप कराओ भाई साहब, चुप कराओ, गड़बड़ हो जाएगी। राइट टू रिप्लाई। देखिए, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद ही तो ये मामला सामने आया। अब सेबी ये कह रही है, एलआई से ये कह रही है कि अब कैप होना चाहिए एक्सपोजर पे। तो ये सब हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद आया। हम तो पहले से ये सवाल उठा रहे थे, ये कोई नई बात नहीं है, हमें पहले से ही शक था। और बार बार राहुल गांधी जी ये सवाल उठा रहे थे कि क्या मित्रता होती है, क्या साठगांठ, क्या समझौते, और क्या वो जो समझ बात होती की है। ऐसा क्यों है कि राजस्थान ने नहीं, तो ये तो बड़ा प्रोजेक्ट अजीब कैंसिल तर्क नहीं है। किए? अरे अडानी जी का जो व्यापार फैला हुआ है, ये सरकार की वजह से। अब सब जगह फैक्ट्रियां हैं, पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, एयरपोर्ट्स हैं, तो आप कहते हैं सबको बेरोजगार कर दें एक फैसले में? ये कैसा तर्क है? ऐसे देश चलेगा क्या? आपकी वजह से यहां पर इनका व्यापार इतनी ज्यादा फैला हुआ है, सब जगह उनकी जड़ें फैली हुई हैं, तो आप कहते हैं एक ही फैसले में हम तो सवाल उठा रहे हैं और सदन में उठाएंगे। और दूसरी अब मेरे पास एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत, आखिरी का 2 मिनट बचा है मेरे पास। एक कानूनी मुद्दे पर मुझे I don't want to intervene, संकेत, something important for मैं कहना चाहता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये कहते हैं कि देखिए, अगर आप ये बार बार कहते हैं कि न्यायपालिका में जाने चाहिए, इसका मतलब संसद प्रणाली तो ध्वस्त हो चुकी ना। तो अश्विनी जी, मैं एक सवाल आपसे जाते जाते ये पूछना चाहता हूं कि एक ये भी बात कही जा रही है बहुत सारे सांसदों द्वारा, और वो ये कही जा रही है कि जो क्रिमिनल एस्पेक्ट है डेफेमेशन का, वो अब हटना चाहिए। ये एक सिविल मैटर होना चाहिए, क्रिमिनल मैटर नहीं होना चाहिए। सिविल मैटर ये है, डैमेजेस अभी भी है। दो बातें हैं, मतलब जेल ना हो इसमें। दो बातें समझना पड़ेगा। इंडियन पीनल कोड आज के हिसाब से बदलना चाहिए। कॉलोनियल एरा में लाया गया, पुलिस एक्ट कॉलोनियल एरा में लाया गया। हम सब उस बात के पक्षधर हैं और मेरे ख्याल से सरकार भी इस मुद्दे पर आगे आ रही है। नंबर 2, जिस तरह से 124A को, सेडिशन को प्राइम मिनिस्टर ने आजादी के अमृत काल में, प्राइम मिनिस्टर के कहने पर सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट दिया। कब दिया? आजाद होने के 75 वर्षों के बाद। सेडिशन हटा। अब 499, 500 को अगर आप मान लीजिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की परिधि में लाते हुए सिविल डिफेमेशन में लाएंगे, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज कल सड़कों पर कुर्ता फाड़ने लगेंगे और एक दूसरे को इस तरह से डिफेम करेंगे, नेता ऐसे डिफेम करेंगे कि उसके घर से लेकर, परिवार से लेकर, छोटे मुद्दे से लेकर बड़े मुद्दे तक उठाना शुरू करेंगे। इसलिए इसमें मैं समझता हूं इसमें और हार्शर पनिशमेंट होना चाहिए ताकि दूसरे की मर्यादा और इज्जत बनी रहे। चलिए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुकाबला में हमारे साथ जुड़ने के लिए।